आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो विथ रेफरेंस टू द मदानपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। मदनपल्ले जो है आंध्र प्रदेश का, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मदनपल्ले में एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो ये क्या है कि पर्सनैलिटी एज वेल एज इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये किस टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखना है? ये पर्सनैलिटी, प्लेस एंड इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्लेस, फिर डिफरेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पे है, नाम दिए हुए हैं। ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है क्योंकि कुछ हुआ यहाँ पे। प्लेस भी दिया गया है। अब देखिए पहला क्या है? काली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। क्या मदानपल्ले में काली वेंकैया ने ट्राई कलर डिजाइन किया था? ऊपर लिखा है मदानपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश और पिंगाली वेंकैया। ये अगर नाम देखते तो लगेगा हाँ यस, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से ये पर्सन होने चाहिए। नॉर्मली तेलुगु स्पीकिंग जो आपके हमारे ब्रदर से आंध्र प्रदेश बिलोंग करने वाले भारतीय है के टाइटल में वेंकैया ये आता है, या उनके नाम में भी आता है। जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू के नाम में भी वेंकैया आता है। तो इस तरीके से क्या है कि हो सकता है कि हमें लगेगा काली वेंकैया जो है उन्होंने जाहिर सी बात है मदानापल्ले में ट्राई कलर डिजाइन किया हो। कि यहाँ पे और एक जरा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। और जब ये पूछा गया था तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ बीट क्वेश्चन हो चुका था कि इसके बारे में ऑलमोस्ट किसी ने सोचा नहीं था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था प्लेसेस एंड इवेंट्स के बारे में, और उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया था। यहाँ पे क्या है कि डेफिनेटली पिंगाली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश, या मतलब उस समय का जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश है तो बिलोंग करते थे, और उन्होंने ट्राई कलर जो है इंडिया का डेफिनेटली डिज़ाइन किया है। काली वेंकैया ने जो इंडियन ट्राई कलर है का डिज़ाइन डेफिनेटली लाया था, और उसको प्रोटो तिरंगा कहते थे। तो प्रोटो तिरंगा कहते थे। और जब प्रोटो तिरंगा थे आया था हमारा, वो भी आंध्र प्रदेश में ही डिजाइन हुआ था। तो पिंगाली वेंकैया he had designed his प्रोटो तिरंगा आंध्र प्रदेश ओनली, बट वो प्लेस अलग थी। प्लेस कहाँ पे थी? काकीनाडा में थी। काकीनाडा 23 में कांग्रेस का सेशन हुआ था काकीनाडा में। वहां पे पिंगाली वेंकैया जो है उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा तिरंगा डिजाइन किया था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मदानापल्ली में नहीं हुआ था। वजह से क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। पट्टाभी सीतारामैया जो है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था। ऑफ कोर्स यह स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। कि पट्टाभी सीतारामैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के इनिशिएटिव से, ओवरऑल कांग्रेस लीडरशिप और उसमें गांधी जी की लीडरशिप। भले ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, फिर भी क्या है कहीं ना कहीं पट्टाभी सीतारामैया हैड लेड द मूवमेंट, गांधीयन फॉलोवर आंध्र रीजन। बट वो उन्होंने मदानापल्ले से लीड, वो उन्होंने मदानापल्ले से नहीं, वो जो कुर्नूल नाम का एरिया है, वो कुर्नूल नाम का जो एरिया है वहां से लीड की थी। कुर्नूल एंड अदर प्लेसेस, वहां से वो लीड की गई थी, मदानापल्ले से नहीं। वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर जो एक ऑलरेडी देखा, एनी बेसेंट को डिस्कस करते करते मैंने बताया थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है जब भारत में आई थी, ये मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक होते हैं। और एक ये भी पैटर्न है यूपीएससी का कि किसी एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है या आंसर है वो कई बार दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। वो कई बार क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। और एक जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन या आंसर बन जाता है। एक जो कोई क्वेश्चन है, किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन या आंसर भी बन जाता है। तो अभी एनी बेज़ंट के समय में हमने देखा था थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट एनी बेज़ंट थी। पर हमने डिस्कस किया एनी बेज़ंट वाज अ पार्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नॉट अ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो पहले सबसे थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो किसने एस्टेब्लिश किया था? रशियन लेडी मैडम ब्लेवात्स्की या ब्लेवात्स्काय एंड कर्नल अलकॉट। मैंने अभी अभी वहां पे मेंशन भी किया था, लिखा भी था, करेक्ट। ये न्यूयॉर्क में बेसिकली हेडक्वार्टर्स सेटअप किया था। तो जाहिर सी बात है मदानापल्ले में पॉसिबल ही नहीं है। मदानापल्ले जो आंध्र प्रदेश में जगह है, वहाँ पॉसिबल ही नहीं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इंडिया में आई, उस समय भी उसका हेडक्वार्टर्स मद्रास के नजदीक अड़ियार में हुआ था। मद्रास के नजदीक अड़ियार, वहां पे हुआ था। इस वजह से भी फिर पॉसिबल नहीं है हम थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मदानापल्ले में देखेंगे। फिर ऑटोमेटिक जो बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास है, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका कनेक्शन है। फैक्ट अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये जो सारे ऑप्शन है उसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जो है के बारे में जो ऑप्शन दिया गया है, वो उसके बारे में ज़्यादा कोई इमेजिन नहीं करेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का कोई आंध्र प्रदेश से कनेक्शन हो सकता है। कि टैगोर मोस्टली was a Bengali and he mostly basically carried upon own thoughts, or he basically composed his own poetry and writings, and he contributed to the national movement in indirect way, mostly in Bengal। फिर उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, वो मोस्टली बंगाल में है। तो मदानापल्ले के साथ कोई कनेक्शन हो ऐसा नॉर्मली इमेजिन नहीं करेंगे, बट इनफैक्ट वही बात सही है। तो नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था बंगाली में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया कहाँ पे? मदानापल्ले में। तो मदानापल्ले में ट्रांसलेट किया गया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर उस समय साउथ इंडिया के टूर, समय रविंद्रनाथ टैगोर दक्षिण भारत के टूर में थे, और वो कर्नाटक या बैंगलोर की तरफ से वो फिर आंध्र प्रदेश में आए थे, और आंध्र प्रदेश में आए थे तो वो मदानापल्ले में रुके थे। और मदानापल्ले का एक कनेक्शन एनी बेसेंट से भी है। चौथा ऑप्शन दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से तो एनी बेसेंट कनेक्टेड है। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका कुछ नहीं है मदानपल्ले में। एनी बेसेंट जो है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से कनेक्टेड थी, उन्होंने बाद में जैसे जाके क्या है कि एक स्कूल चालू किया था। उन्होंने बेसिकली एक स्कूल चालू किया था। एक तो हमने देखा कि एनी बेसेंट का एक स्कूल है बनारस स्कूल, जो बनारस में आया था, उसके बाद में BHU बन गया। वैसा और एक स्कूल जो है जिसको बेजंड स्कूल कहा जाता है, वैसा एनी बेसेंट का और एक स्कूल है बेजंड स्कूल, वो उन्होंने मदानपल्ले में चालू किया था। एनी बेसेंट का एक स्कूल है बेजंड स्कूल जो मदानपल्ले में उन्होंने चालू किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जब आए तो वो बेजंड स्कूल जो है एनी बेसेंट का, वहाँ पे रुके थे। और मदानापल्ले का जो लोकेशन है, का क्लाइमेट था या एटमॉस्फेयर था, वो इतना पीसफुल एंड काम था, सेरिन था, टैगोर को बंगाली से ट्रांसलेशन करने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। और फिर उन्होंने उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमारा जो ऑनरेबल गर्व की जो हमारी बात है राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम, को ट्रांसलेट किया था बंगाली से ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं वो बेजंड स्कूल में रुके हुए थे, लगभग 1 महीना रुके थे ऐसा माना जाता है। द करेक्ट आंसर इज और सी, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड एंथम बंगाली टू इंग्लिश। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन of the following statement is or are correct? Reference to the cabinet mission, which of the following or are correct? जरा 15 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, it recommended federal form of a government. First, it recommended federal form of a government. Second, it enlarged the powers of the Indian courts. Enlarged the powers of the Indian. And third, it provided for more Indian ICS. Provided for more Indians in IC.
तो अगर थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे तो मैंने जैसे बताया, अगर कोई स्टेटमेंट्स ये है, चाहे वो एज अ फैक्ट बेस्ड हो या एनालाइज बेस्ड स्टेटमेंट्स हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में ये रखना है तो स्टेटमेंट के बारे में क्या हुआ है, और यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में जो हुआ है, और जो हमने डिस्कस किया कमिटी कमीशन कोर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म या गहरा रह चुका होता है। तो कैबिनेट मिशन तो लगभग सभी जानते ही है, और लगभग हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एंड आ रहा था, और अभी यहाँ पे था कि अगर कैबिनेट मिशन का एक पर्पज अगर हमें पता है वो किस लिए लाया था, फिर उसके प्रोविजंस क्या हो सकते हैं और क्या नहीं, ये हम ध्यान से आराम से डेसिफर कर सकते हैं या उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो हमें क्लियरली पता है कि कैबिनेट मिशन को बेसिकली लाया गया था ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ब्रिटिश इंडिया से, आइदर अनडिवाइडेड इंडिया या तो दो डोमिनियंस आ सकते थे रिलीजन के बेसिस पे, इंडिया एंड पाकिस्तान को पावर हैंड ओवर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट मिशन को लाया गया था, ठीक है। और इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं इन पावर की जो इन कोर्ट्स जो है उनकी पावर्स एनलार्ज करना या उनका स्कोप बढ़ाना, दायरा बढ़ाना, कैबिनेट मिशन किस पर्पस के लिए लाया, अगर ये क्लियर है तो ये प्रोविजन हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। वाज नॉट ब्रॉट एनलार्ज और एक्सपांड द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द इंडियन। दो ऑप्शन करेक्ट है और इसलिए बी आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रॉन्ग मतलब बी को एलिमिनेट किया तो बाकी ऑप्शंस हमको देखने हैं, ठीक है। तो फिर बाकी क्या है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इनटू आईसीएस, प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इनटू आईसीएस। पहले मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है में आईसीएस आता है, इसके बारे में रेकमेंड करने के लिए नहीं आया था, और वो समय भी नहीं था, वहाँ पे कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे थे, ठीक। या कैबिनेट मिशन जब आया तब सिचुएशन कम्युनल राइट्स होने की थी, और बाद में कम्युनल राइट्स तो हुए थे। कोई फोकस नहीं था कैबिनेट मिशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आईसीएस में आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आईसीएस में आने चाहिए। ये डिमांड तो सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, और 1926 में जब ली कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से यूपीएससी आ गया, उसके बाद तो इंडियन मेंबर्स जो है का परसेंटेज बढ़ने लगा आईसीएस। और अभी जब कैबिनेट मिशन आया था तो लगभग आईसीएस में 1/3 में जो मेंबर्स थे वो इंडियंस थे। आईसीएस में 3% से लेकर 40% जो मेंबर्स थे आईसीएस के वो इंडियंस थे, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अच्छा खासा नंबर था इंडियंस, इसलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। ऑटोमेटिक आपका 2 और 3 दोनों रॉन्ग है, भी गया तो जाहिर सी बात है नन तो गया, ठीक है, 1 और 3 भी नहीं आ सकता है, जाएगा। तो कैबिनेट मिशन ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मान्यता दी थी या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान में क्या रखना है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन ने लाया था वो वीक फेडरल फेडरल गवर्नमेंट बोला था उन्होंने। सेंटर क्या है, सेंटर वीक होना चाहिए, ये कैबिनेट मिशन ने बोला था। और इस बात को लेके कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट भी किया था, क्योंकि कांग्रेस वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कांग्रेस वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो चीजें ऐसी जाती है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान में रखनी है, 1940 से लेकर 1947 ये जो 7 साल है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 55 के बाद तो क्वेश्चन बढ़ते जाते ही है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1940 से लेकर 1947 के बीच में आते हैं। 2015 में अगर कैबिनेट मिशन पूछा, 2016 में क्रिप्स मिशन पूछा है। किसी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश, किसी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। तो होता है ना क्रिकेट में, बैट्समैन को भी बॉलर की साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है। बॉलर ने पहला बॉल अगर आउट स्विंग डाला है तो क्या वो दूसरा बॉल इन स्विंग डालेगा
क्या वो दूसरा बॉल यॉर्कर डालेगा या बाउंसर डालेगा, ये जरूरी होता है। ग्रेट बैट्समैन सिर्फ अपने बैटिंग स्किल्स की वजह से ग्रेट नहीं होता है, वो बॉलर को अच्छी तरीके से पढ़ना उसको आता है। बॉलर्स की साइकोलॉजी क्या है, प्रोबेबली क्या है, वो बेसिकली बॉल डालेगा तो वो सोचता है, और उसमें से 10 में से 8 बार उसकी सोच सही भी हो जाती है, और उस वजह से क्या है कि वो ग्रेट बैट्समैन कहलाता है। आपको भी खिलाड़ी बनना है तो यूपीएससी का ग्रेट खिलाड़ी बनना है, प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करना है, यहाँ पे सोचना है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो 2015 में अगर कैबिनेट मिशन पूछा, 16 में उन्होंने भी क्रिप्स मिशन पूछा है, तो फिर से 1940 से लेकर 47 के बीच आपका आता है, और कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स मिशन आता है, तो अपने आप चीज़ें रिवाइज भी हो जाती है। रिवाइज को देखते देखते आपकी रिवाइज हो जाएगी। सिक्वेंसली अगर पूछा तो क्रिप्स मिशन पहले आता है, कैबिनेट मिशन बाद में आता है। फिर क्या है, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स envisaged that after the Second World War, first, India should be granted complete independence. Second, India should be partitioned. Two, for granting independence. Three, India should be made a republic, the condition that she will join the Commonwealth. And D, India should be given a dominion status. ठीक है, भाई पॉइंट ये था, फिर से हमें पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो क्रिप्स मिशन लाया गया था बेसिकली ताकि इंडियंस का सपोर्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों किया था। फिर से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे क्वेश्चन के साथ उसका कनेक्शन है, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटर कनेक्शन है, उसी हिसाब से यूपीएससी पूछती है। तो हमने देखा था कि कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था इंडिया इज गोइंग टू फाइट अ सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ मिलकर इंडिया जर्मनी के खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वॉर फाइट करेगा, ये इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया था, या वाइस रॉय लॉर्ड लिन लिथगो ने डिक्लेयर किया था। पर उसमें कांग्रेस या इंडियन जो मासेस है या पीपल ऑफ इंडिया है उनकी परमिशन या उनका जो कंसेंट है वो लिया नहीं गया था। ये कांग्रेस गुस्सा हो गई एंड उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऑफर नहीं है, मतलब एक तरीके का वो ऑर्डर था, तो वो डिक्लेरेशन था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी ब्रिटेन की लिए आपका थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया तो पहले 3 साल लगभग जर्मनी ने ब्रिटेन को पछाड़ा था, को डिस्ट्रॉय किया था, की हालत बहुत ही खराब कर दी थी। बाद में जब अमेरिका बीच में आ गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तब जाके धीरे धीरे फासा पलटने लगा एंड जर्मनी की बजाय कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस को मिलना शुरू हो गया था। बट अभी क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन पूरा बैकफुट पे था, इंडिया का सपोर्ट तो बहुत जरूरी था, पर यहाँ पे तो महात्मा गांधी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट भी चालू करने वाले थे, और खास करके क्रिप्स मिशन आने के बाद या क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू ही किया था। पर क्रिप्स मिशन आने से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो किसी भी हालत में इंडिया का सपोर्ट या कांग्रेस का सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगा ऐसा दिख नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं जब अमेरिका बीच में आ गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो फिर से अमेरिका ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड को या ग्रेट ब्रिटेन को, जाइए और इंडिया का सपोर्ट लीजिए, इंडिया के सपोर्ट के बिना ये वॉर जीतना आपके लिए नामुमकिन होगा। और फिर इंडिया का सपोर्ट चाहिए, इसलिए तो इंडियंस की जो एस्पायरेशंस थी तो पूरा करने के लिए क्रिप्स मिशन को लाया गया था। बट इंडिया की इंडियंस और जो कांग्रेस है और पूरे इंडियन मासेस है उनकी एक ही एस्पायरेशन थी, एक ही डिमांड थी, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और जाहिर सी बात है फिर क्रिप्स जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको अगर इंडिया का सपोर्ट चाहिए वॉर में, तो इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना जरूरी है। और होता है कि फ्लो में पढ़ने के बावजूद फ्लो में और एग्जाम के प्रेशर में हमें सारे ऑप्शंस बहुत करीब लगते हैं, क्लोज लगते हैं, तो हम को मार्क कर देंगे यस इंडिया शुड बी ग्रांटेड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्रिप्स मिशन का रिकमेंडेशन था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजों को कितनी भी इंडिया की जरूरत हो, इंडिया के बिना वो वॉर जीत नहीं पाएंगे। अगर ये बात सही है और बिल्कुल सही थी, फिर भी दे वर रूलिंग इंडिया, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वो भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, हम उनकी कॉलोनी थे या हम उनके उपनिवेश थे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं
वो उनका पावर या उनकी जो आयरन फिस्ट है, आयरन हैंड है, का वो इस्तेमाल कर सकते थे और उन्होंने किया भी था। और इस वजह से क्या है कि इंडिया अगर कैरेट पॉलिसी से नहीं मानता है, क्रिप्स मिशन वगैरह जो है वो कैरेट पॉलिसी में आते हैं, ठीक है, गाजर खिलाना। तो अगर गाजर नहीं एक्सेप्ट किया गया इंडिया की तरफ से, तो स्टिक तो है ही, तो फिर लाठी से मारना है और इंडियंस को वही मजबूर करना है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन कोई डायरेक्टली इंडियंस की डिमांड मानने वाला नहीं था, कांग्रेस की कोई डिमांड मानने वाला नहीं था पूर्ण स्वराज की, कि उनके पास लाठी थी, स्टिक थी, वो इंडिया को फोर्स कर सकते थे, मजबूर कर सकते थे। और इसको लेके क्या है, क्रिप्स ने दुनिया को दिखाने के लिए और इंडियंस को झूठा विश्वास दिलाने के लिए जो रिकमेंडेशन दिया उसमें डोमिनियन स्टेटस आता है। आंसर हमारा क्या है, डी इज अ करेक्ट आंसर, डोमिनियन स्टेटस। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात क्रिप्स ने नहीं की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात क्रिप्स ने नहीं की थी। जो सेकंड ऑप्शन है, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ये रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन का है। ये रिकमेंडेशन किसका है, कैबिनेट मिशन का है, वो भी कैबिनेट मिशन 2। अभी बात आएगी सर ये कैबिनेट मिशन 2 क्या है, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो बात ऐसी है, जो अभी अभी हमने कैबिनेट मिशन देखा वो फर्स्ट कैबिनेट मिशन है या ओरिजिनल कैबिनेट मिशन है, जो मार्च 1946 में लाया गया था। तो अभी हमने कैबिनेट कैबिनेट मिशन देखा, तो फर्स्ट या ओरिजिनल कैबिनेट मिशन है जो मार्च 1946 में लाया गया था। और जो फर्स्ट कैबिनेट मिशन लाया गया था उसने अनडिवाइडेड इंडिया की ही बात की थी, पार्टीशन को रिजेक्ट किया था। उसने ग्रुपिंग सिस्टम नाम की एक पॉलिसी लाई थी, एक प्रोविजन क्या दी थी, ग्रुपिंग सिस्टम में। तो इंडिया का पूरा एरिया है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया का, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड करना है। ग्रुप ए में हिंदू डोमिनेटेड सारे प्रोविंसेस आएंगे, ग्रुप बी में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ एंड वेस्ट में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, यानी आज का पाकिस्तान, वो सारे एरियाज आएंगे। एंड ग्रुप सी में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, मतलब आज का ईस्ट बांग्लादेश या पहले का ईस्ट पाकिस्तान, वो सारे एरियाज आएंगे। ऐसा कैबिनेट मिशन जो आया था फर्स्ट या ओरिजिनल, उसने बोला था, उसने पार्टीशन को मना किया था। लेकिन फर्स्ट कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया था और मुस्लिम लीग ने भी किया था। देखिए कांग्रेस ने रिजेक्ट क्यों किया, कांग्रेस को ग्रुपिंग सिस्टम से कोई इशू नहीं था, कांग्रेस को प्रॉब्लम थी वीक सेंटर से, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। कांग्रेस को वीक सेंटर नहीं चाहिए था, स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था। इस बात को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन जो है फर्स्ट मिशन या ओरिजिनल मिशन, उसको रिजेक्ट किया। और मुस्लिम लीग ने फर्स्ट या ओरिजिनल कांग्रेस कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया, क्यों, कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान सेपरेट चाहिए था एज अ पार्टीशन, और वो भी लीग के चाहिए था। इंडिपेंडेंट नेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड रिलीजन भी क्रिएटेड पाकिस्तान, वो कैबिनेट मिशन ने नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग ने भी फर्स्ट कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया था। इसलिए मई 1946 में सेकंड कैबिनेट मिशन आया था। क्या है, मई 1946 में सेकंड कैबिनेट मिशन आया था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड मई 1946 में जो सेकंड कैबिनेट मिशन आया, ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, यस इंडिया वुड बी डिवाइडेड और अ पार्टीशन टू डोमिनियंस एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो सेकंड कैबिनेट मिशन है, उससे मुस्लिम लीग खुश हुई थी एंड उन्होंने सेकंड कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया था। मगर हमने हमेशा देखा है कांग्रेस वाज ऑलवेज फॉर यूनिटी, तो कांग्रेस ने हमेशा ही पार्टीशन को अपोज किया था। तो कांग्रेस ने सेकंड कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया, क्योंकि दो हिस्सों में इंडिया को बंटना या बटा हुआ इंडिया देखना, ये कांग्रेस नहीं चाहती थी, या वो देखना नहीं चाहती थी। तो सेकंड कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। ये सारी चीजें, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। ट्रिप्स के बारे में पूछा है, कैबिनेट के बारे में नहीं। इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक, द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, वो ट्रिप्स का प्रोविजन नहीं है। यस, ट्रिप्स ने बात की थी, कॉमनवेल्थ की बात की थी, ट्रिप्स ने कॉमनवेल्थ की बात की थी, बट इंडिया शुड बी जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ कंपल्सरीली, ऐसा कुछ बोला नहीं था। एंड इंडिया रिपब्लिक बनने वाला था, पॉसिबल नहीं। इंडिया रिपब्लिक तभी बनेगा जब इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस
रिपब्लिक इज, तो इंडिया को रिपब्लिक तभी माना जाएगा जब इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, तब जाके इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब ही वही होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए हेड ऑफ द स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है। अमेरिका में अमेरिका में रिपब्लिक है, बट अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसके लिए पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना जरूरी है, तो पॉसिबल नहीं था, तो सी इज रॉन्ग। ए एंड सी में कनेक्शन है, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। देयर इज ओनली वन, इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनेंस स्टेटस। आंसर क्या है? इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनेंस स्टेटस। ठीक है, ये सारी चीजें।